नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारे शास्त्र के समय पर रीति सिद्धांत की जो प्रवर्तक है, उन्हें काव्य की आत्मा के रूप रीति के उन्होंने 3 प्रकार बताए और वो ही सर्वमान्य मत के आधार पर माने जाते हैं। यानी 3 प्रकार की रीतियाँ हैं, काव्य में प्रयोग की जाती हैं और पांचाल। ठीक है? स्थान विशेष के आधार पर इनके नामकरण हुए थे। इसी के साथ हमने रीति है, आचार्य जो आनंद वर्धन है, उनके विषय में भी उनके विचार भी यानी रीति को उन्होंने गुणों पर आश्रित माना और समाज से संबंधित ही रीति को माना, यानी समाज से जुड़ो माना इन्होंने। और इस प्रकार से उन्होंने रीति का प्रतिपादन किया। तो ये जो रीति संप्रदाय है या रीति सिद्धांत है, इसके विषय में आगे जो विद्वान है उनके मतों को देखेंगे और जो 3 रीतियां आचार्य वामन के द्वारा प्रतिपादित की गई है यहाँ पर देखेंगे। ठीक है? जैसा कि हमने आनंद वर्धन के विषय में आनंद वर्धन ने जो रीति विषय में बताया है, तो अब जो है हम आचार्य मम्मट और रीति के बारे में देखेंगे कि आचार्य जो मम्मट है, आचार्य मम्मट और रीति, यानी रीति को किस प्रकार उन्होंने प्रतिपादित, क्या मत है मम्मट के रीति के विषय में। तो देखिए, आचार्य मम्मट ने रीति को वृत्ति कहा है, हमें ये बात ध्यान में। आचार्य मम्मट ने रीति को क्या कहा? वृत्ति कहा। ठीक है? वृत्ति कहा। ठीक है? यानी आनंद संगठना कहा, दंडी ने इन्हें काव्य माना। क्या कहा था? संगठना है रीति। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो जो वृत्ति कहा है, किसने कहा है? मम्मट ने। किसको कहा है? रीति को। रीति को वृत्ति कहा गया मम्मट के द्वारा। इसी प्रकार से आनंद बंधन के द्वारा रीति को संगठना कहा गया और दंडी जो है उन्होंने रीति को काव्य मार्ग कहा है। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, ये पॉइंट आपको, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है और इसके साथ ही जो आनंद वर्धन ने कहा और दंडी ने कहा रीति के संदर्भ में क्या बात कही है रखनी है। ठीक है? इनके अनुसार निश्चित वर्णों के रस से, इनके अनुसार, ठीक है, इनके अनुसार निश्चित वर्णों के रस से, क्या है? निश्चित वर्णों के रस से, ठीक है, वर्णों के रस से संबंधित व्यापार, क्या है? संबंधित व्यापार। संबंधित व्यापार क्या है? वृत्ति है। ठीक, एक प्रकार भी मान सकते हैं हम। यानी निश्चित वर्णों का प्रयोग किया गया है और वर्णों के रस से संबंधित जो प्राप्ति हो रही है, वो रसों की प्राप्ति का जो व्यापार है वही वृत्ति है। किसके अनुसार? आचार्य मम्मट के अनुसार। इन्होंने वृत्तियों यानी रीतियों को ध्यान रखना है। वृत्ति का है तो इसके रीति के स्थान पर वृत्ति लिखेंगे। ठीक है? इन्होंने वृत्तियों को क्यों? क्योंकि इन्होंने रीति को वृत्ति कहा है, इसलिए इन्होंने वृत्तियों और रसों का संबंध, इन्होंने वृत्तियों और रसों का संबंध और रसों का है संबंध, ठीक है? रसों का संबंध निम्न प्रकार से स्वीकार किया है। निम्न प्रकार से स्वीकार है। किस किस का? वृत्ति और रसों का संबंध अलग अलग से रखा है। जैसे उपनागरिका, ठीक है, उपनागरिका क्या है? संबंधित है ये उपनागरिका, ये वैधर्वी से संबंधित, ठीक है, क्या है? वैधर्वी। ठीक है? तो वैधर्वी में कौन सा? जैसे कि सुकुमार भावों को अभिव्यक्त करने वाली और श्रृंगार रस का प्रतिपादन वैधर्वी के द्वारा किया जाता है। तो श्रृंगार रस हुआ, सुकुमार भाव हुए, तो निश्चित रूप से गुण कौन सा हुआ? माधुर्य। ठीक है, जो हमारे सुकुमार भावों को अभिव्यक्त करे, के द्वारा अभिव्यक्ति होती है, किसके द्वारा? आत्म अनुभूति होती है, माधुर्य गुण। ठीक है? इसी प्रकार से परुषा, परुषा है वो है गौड़ी। ठीक है? परुषा, परुषा किसमें? गौड़ी। गौड़ी किसमें? ओस का, ओस गुण। परुषा का तात्पर्य क्या है दोस्तों? परुष होते हैं कठोर वर्ण। जैसे कि हमने बताया था, तो कठोर वर्ण वर्ग जो होता है, कठोर, कठोर, ये सभी, तो ये जो कठोर वर्णों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ओज गुण। ठीक है? ओज गुण के अंदर उसका प्रयोग किया जाता है। तो ओज गुण से युक्त रीति कौन सी हो जाती है? गौड़ी। ठीक है? नेक्स्ट देखिए,
कोमला, कोमला, कोमला किसको माना है? पांचाली। ये पांचाली, ये क्या हो? ये प्रसाद गुण, ठीक है, प्रसाद गुण। इस प्रकार से इन्होंने वृत्ति और रस का संबंधित रस किया है, यानी उपनार के वैधर्वी जो है माधुर्य गुण से संबंधित है, परुष और गौड़ी रीति जो कोमला पांचल रीति से संबंधित, ये हमें ध्यान, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने भी वृत्ति को रस का साधन मात्र माना। इन्होंने भी, इन्होंने भी वृत्ति जो है यानी रीति जो है, वृत्ति को, वृत्ति को रस का साधन मात्र माना, यानी रस केवल एक साधन है, साध्य के रूप में नहीं है। यानी रीति में रसों का अगर महत्व देखें तो बाहरी बाह्य रूप से देखा जा सकता है, आंतरिक रूप से रसों का महत्व उतना नहीं है जितना कि रीति का काव्य के अंतर्गत वामन के द्वारा बताया गया, और इसी बात को यहाँ पर मम्मट के द्वारा भी स्वीकार किया गया है। इन्होंने भी आनंद वर्धन के आधार पर, इन्होंने भी आनंद वर्धन के आधार पर, आनंद वर्धन के आधार पर, आधार पर गुणों में चित्त की तीन वृत्तियां मानी। गुणों में चित्त की, चित्त की कितनी वृत्तियां मानी है? तीन वृत्तियां मानी है, तीन वृत्तियां मानी। जैसे आनंद वर्धन ने मानी, जैसे कि उन्होंने कहा था कि पुत्र है वो तरंगे उत्पन्न करती है, दीप्ति उत्पन्न, व्याप्ति उत्पन्न करती है। तो दूती जो उत्पन्न करती है वो संहार करती है, रौद्र जो करती है यानी दीप्ति चमक ओज गुण किससे संबंधित होता है, किस रीति से होता है? रौद्र, रौद्र होता है उसके आधार पर होता है, ठीक है। और जो प्रसाद गुण है वो व्याप्ति देता है, नहीं वो विस्तार देता है। उसकी जो हृदय की जो उदात होती है व्यापकता, उसे प्रदान करता है प्रसाद गुण। तो उनके भांति ही इन्होंने भी, मम्मट ने भी क्या है, गुणों में चित्त की तीन वृत्तियां मानी है, ठीक है। कौन कौन सी है वो ये देखिए, जैसे क्या कहा है, माधुर्य गुण, ठीक है, माधुर्य गुण से चित्त की चित्त दुर्ति, बिल्कुल आनंद वर्धन के अनुसार ही किया है। ओज गुण, ओज गुण क्या है? चित्त दीप्ति, जो आनंद वर्धन ने किया है वही जो है मम्मट ने स्पष्ट किया है। सात गुण, सात गुण व्याप्ति प्रदान करता है, चित्त व्याप्ति, ठीक है। बिल्कुल आनंद वर्धन के अनुसार ही इन्होंने गुणों में चित्त तीन वृत्तियां मानी है। गुण चित्त की कौन सी? माधुर गुण में गति होती है, ओज गुण में दीप्ति होती है, और प्रसाद में व्याप्ति होती है, यानी व्यापकता लिए होता है। इस प्रकार से मम्मट ने रीति के संदर्भ में विचारों है। अब जो देखेंगे दोस्तों वो है आचार्य विश्वनाथ और रीति, ठीक है। आचार्य विश्वनाथ ने रीति से परिभाषित किया। आचार्य विश्वनाथ, आचार्य नाथ और रीति, आचार्य विश्वनाथ और आचार्य विश्वनाथ के साथ पद संगठना रीति, आचार्य विश्वनाथ के आचार्य विश्वनाथ के साथ, ठीक है, पद संगठना जो होती है, होती है रीति माना उन्होंने, ठीक है। जैसे मम्मट क्या कहते हैं? वृत्ति कहते हैं, ठीक है? आनंद क्या कहते हैं? घटना कहते हैं। लेकिन यहाँ केवल संगठना नहीं कहते आचार्य विश्वनाथ, इसे पद संगठना मानते हैं, ठीक है। इनके अनुसार रीति काव्य, इनके अनुसार, इनके अनुसार किसके? विश्वनाथ के अनुसार, के अनुसार रीति जो है, रीति काव्य के शरीर, काव्य के शरीर, ठीक है, के रूप में रहकर, शरीर के में रहकर, ठीक है, रहकर रस का उपकार करती है, उपकार
यानी रीति को यहाँ पर विश्वनाथ ने आधार पर क्या माना, काव्य का शरीर है, यानी बाह्य तत्व के रूप में रीति को स्वीकार किया, आंतरिक तत्व यानी आत्मा के रूप में आचार्य विश्वनाथ ने स्वीकार नहीं किया है। इन्होंने वर्ण संगोपन के आधार पर उन्होंने वर्ण संगोपन वर्णों से जुड़ी शब्द वर्ण संगोपन के आधार पर वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, ठीक है, वैदर्भी, ठीक है, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली का आचार्य बामन ने उत्पादन किया और सर्वमान्य मत दिया, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक और रीति को उत्पादन किया, वो है लाठी नामक 4 रीतियां मानी। लाठी रीति भी है, लाठी नामक 4 रीतियां मानी। लाठी जो रीति है वो पांचाली और संयोजन से मिलकर बनी होती है, लेकिन यहाँ पर विश्वनाथ ने इसे अलग ही एक नया रूप दिया है और उसका नामकरण क्या है, लाठी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है किसके अनुसार 4 जो है काव्य की रीतियां मानी गई है। तो ना तो केवल ये भी पूछा सकता है कि इनमें से की जो रीति है जो विश्वनाथ ने लाठी रीति है। नेक्स्ट देखिए, परिणामतः रीति सिद्धांत। परिणामतः है रीति जो सिद्धांत है, रीति सिद्धांत, रीति सिद्धांत संप्रदाय की प्रतिष्ठा प्राप्त न कर सकता, या सिद्धांत संप्रदाय की प्रतिष्ठा प्राप्त न कर सकता। यानी जो रीति सिद्धांत था, ये रीति सिद्धांत क्या हुआ एक संप्रदाय का, एक मत का जो है मत को प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि इनके द्वारा आचार्य विश्वनाथ के द्वारा कहा गया है कि जो रीति है क्या है, वो केवल एक बाह्य तत्व के रूप में इसको करने की आवश्यकता। जैसे रसों को काव्य की आत्मा माना गया है, वैसे रीति को काव्य किया जा सकता, इसीलिए ये सिद्धांत या संप्रदाय के रूप नहीं कर सकता, सिवाय आचार्य बामन के अलावा किसी ने रीति को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आनंद वर्धन आदि परवर्ती आचार्यों ने, आनंद वर्धन आदि परवर्ती आचार्यों ने, इसके बाद हुए जो, ठीक है, परवर्ती आचार्यों ने, ठीक है, आचार्यों ने रीतियों की उपयोगिता काव्य में, रीति की उपयोगिता काव्य में, काव्य में रसाभिव्यक्ति में, रसाभिव्यक्ति के रूप में ही माने, यानी रीति को केवल क्या मान लिया गया, आनंद वर्धन और इसके बाद जितने भी आचार्य उन सभी ने रीति की उपयोगिता किस आधार पर मानी है कि ये केवल रसों की अभिव्यक्ति में सहायक होती है, यानी बाह्य तत्वों का समर्थन एक स्वीकार किया गया, और इसके अलावा और किसी या अर्थात समुदाय के रूप में इसको नहीं मिल सकता। शब्द नंबर पर आधारित होने के कारण, नेक्स्ट पेज है, शब्द आडंबर पर आग्रत होने यानी शब्दों से घिरी होने के कारण, ठीक है, आधृत होने के कारण रीति काव्य का बाह्यंग मात्र ही बन सकी। रीति काव्य का, काव्य का बाह्यंग, बाह्यंग मात्र ही बन सके, यानी काव्य के बाहरी की जाती है उन तत्वों में केवल और केवल आंतरिक रूप से स्थान मिला। इसी कारण ये जो है एक सिद्धांत के रूप में संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये तो हुआ दोस्तों हमारा जो मम्मट के द्वारा जो रीति के संदर्भ के द्वारा रीति के थे और आचरण
ने जो रीति के संदर्भ थे उन सभी से ये निष्कर्ष निकला कि रीति जो है केवल रसों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम हो सकती है, आंतरिक महत्व नहीं है। इसीलिए रीति सिद्धांत जो है सिद्धांत नहीं है। अब देखते हैं बामन का क्या योगदान है। बामन का योगदान किस संदर्भ में है? ये गुणों को काव्य का मूल मानने के क्रम में गुणों को काव्य का गुणों को काव्य का मूल मानने के क्रम में ठीक है, बामन ने गुण और अलंकार के बामन ने गुण और अलंकार के ठीक, गुण और जो अलंकार है इन अलंकारों के भेद को स्पष्ट किया, भेद को स्पष्ट किया। यानी देखिए, गुणों का काव्य का मूल मानने के यानी गुणों को काव्य का मूल माना। इसमें बामन ने जो है गुण और अलंकार के भेद स्पष्ट किया। जैसे स्पष्ट किया, देखिए, उनसे पूर्व तक ओज माधुर्य आदि गुणों का से पूर्व तक यानी इनसे पूर्ववर्ती जितने भी विद्वान हुए तक ओज माधुर्य आदि गुणों का भी ओज माधुर्य आदि गुणों का भी काव्य के शोभा कारक तत्व काव्य के शोभा कारक तत्व होने के कारण होने के कारण होने के कारण अलंकार में ही अंतर्निहित माना गया था। के कारण अलंकार में ही अंतर्निहित माना तात्पर्य देखिए, यानी इन्होंने क्या किया, गुणों को काव्य का मूल माना और इसी क्रम में बामन ने गुण और अलंकार का भेद स्पष्ट किया था। यानी गुण और अलंकारों को अलग रखा और इनसे पहले जितनी भी आचार्य विद्वानों ने क्या किया था, ओज माधुर्य आदि गुणों का भी काव्य के शोभा कारक तत्व होने के कारण अलंकार में अंतर ना, तो उनसे पहले जो भी विद्वानों ने गुणों को अलंकार के ही अंतर्निहित माना, जबकि बामन ने गुण और अलंकारों को भेद जो था, उसका महत्व जो था, उसका स्पष्टीकरण बामन के द्वारा किया गया था। रीति विशेषण के संदर्भ में रीति विवेचन के संदर्भ रीति विवेचन के संदर्भ है संदर्भ में बामन ने सर्वप्रथम बामन ने बामन ने है सर्वप्रथम बामन ने सर्वप्रथम काव्य की आत्मा के काव्य की आत्मा के काव्य की आत्मा के अनुसंधान का प्रयास किया का प्रयास किया। ये सभी जो है बामन के योगदान है काव्य के अंतर्गत। इस प्रकार से उन्होंने गुणों को अलंकारों को अलग किया ठीक है, और रीति विवेचन जब इन्होंने दिया था तो इसी के माध्यम से बामन ने सबसे पहले काव्य की आत्मा जो होती है उसे रीति को काव्य की आत्मा मानना और उस पर यानी इसको प्रतिपादित करने का प्रयास किया के द्वारा आचार्य बामन के द्वारा। तो आचार्य बामन ही ऐसे व्यक्ति ने ये बात को स्वीकार किया कि रीति जो है काव्य की आत्मा, अन्यथा इनसे आचार्य विद्वानों ने रीति को एक प्रतिष्ठा नहीं दी, क्योंकि रीति को क्या माना गया, बाह्य शब्द आडंबर से आगत और गुणों का महत्व नहीं होने के कारण और रसों का जो है उपादेयता न देने के रीति से जो सिद्धांत है वो एक संप्रदाय के प्राप्त नहीं कर सका। बामन की रीति की परिभाषा
कि वामन की रीति की परिभाषा, वामन की रीति की परिभाषा अंत तक मान्य रही, अंत तक मान्य रही, यानी वामन ने जो रीति की परिभाषा दी वही मान्य रही। केवल कुछ शब्दांतर होते रहे, केवल कुछ शब्दांतर थे। ठीक है, इन्होंने जो रीति की परिभाषा दी वही मान्य रही, ये बहुत बड़ी बात थी कि रीति की परिभाषा जो दी गई इसमें थोड़ा बहुत आमूलचूल परिवर्तन विद्वानों के द्वारा शब्दों के किया जा सकता था, अन्यथा परिभाषा वही रही थी। ठीक है, वामन से पूर्व तक रीतियों की संख्या, वामन से पूर्व तक रीतियों की संख्या, रीतियों की क्या, तो कौन कौन सी थी, वैदर्भी और गौड़ी, वैदर्भी और गौड़ी थी। यानी वामन से पहले केवल वही रीतियां थी, कौन कौन सी, वैदर्भी और गौड़ी। पर पूर्ववर्ती जो विद्वान थे उनके द्वारा दो रीतियों का जो है प्रतिपादन किया गया। वामन ने से तीन किया, वामन ने, आचार्य वामन ने इसे तीन किया, यानी इसमें एक और रीति को जोड़ा और वही सर्वमान्य मानी गई बाद में, और पांचाली का आधान किया, और पांचाली का आधान किया, यानी पांचाली को का भी प्रतिपादन के द्वारा किया गया आचार्य वामन के द्वारा। तो यानी तीसरी रीति जो है आचार्य वामन के द्वारा जोड़ी। उन्होंने रीति का गुणों से नित्य उन्होंने उन्होंने रीति का, ठीक है, रीति का गुणों से, गुणों से क्या है, नित्य, नित्य और अनिवार्य संबंध स्थापित किया, उसे नित्य और अनिवार्य संबंध स्थापित, इसने आचार्य वामन ने, यानी आचार्य वामन ने रीति जो थी उसमें गुणों को शामिल किया और इसका प्रयोग नित्य और अनिवार्य जो है संबंध, एक तरह से संबंध जो स्थापित किया गुणों के साथ रीति का, से पूर्ववर्ती विद्वानों के द्वारा नहीं कह सकते हम, क्योंकि गुणों को अलंकारों में ही समाविष्ट किया गया था, यहाँ इनके द्वारा इसको अलग किया गया और इसका विवेचन जो है संबंध जो है आचार्य वामन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, रीति के प्रादेशिकता आधार को, रीति के, रीति के प्रादेशिकता आधार को समाप्त कर, समाप्त कर प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर रीति की नवीन उद्भावना की, रीति की नवीन उद्भावना, ये पहले ही विद्वान थे जिन्होंने रीति की प्रादेशिकता को समाप्त किया। प्रादेशिकता जैसे हमने बताया कि रीति जो है तीन प्रकार की है, पहली कौन सी थी, हमारी वैदर्भी, दूसरी गौड़ी और तीसरी पांचाली। तो वैदर्भी विदर्भ देश के विद्वानों के द्वारा प्रयोग लाए जाने के कारण वैदर्भी कहलाई। ठीक है, यानी प्रादेशिकता के आधार पर इसका नामकरण हुआ। तो बाद में आचार्य वामन ने इसे अब किया कि ये किसी प्रदेश विशेष का नहीं, अपितु रीति जो है काव्य का आधार स्तंभ है, और इसे काव्य प्रयोग के आधार पर क्या है, रीति को एक नया नामकरण के, एक नवीन उद्भावना जो किसके द्वारा दी गई थी, वो आचार्य वामन द्वारा दी। ठीक है, वामन ने सूत्रबद्ध शैली में क्या है, वामन ने, वामन ने सूत्रबद्ध शैली में, ठीक है, अपने रीति विषयक, रीति विषयक, ठीक है, विवेचन को संपन्न किया,
विवेचन को संपन्न किया। ठीक है, जो अत्यंत स्वच्छ और स्पष्ट शैली में लिखे गए हैं, जो अत्यंत स्वच्छ है, स्पष्ट शैली में लिखे गए हैं। ठीक है, स्पष्ट शैली में लिखे गए हैं तथा काव्य अलंकार सूत्र में संग्रहित है, तथा काव्य अलंकार सूत्र में संग्रहित है। यानी जो काव्य अलंकार सूत्र के अंत है, यानी वामन ने क्या किया, सूत्र व शैली में अपने रीति विषय विवेचन जो अत्यंत स्वच्छ और स्पष्ट शैली में लिखे गए हैं, और ये सभी जो लिखे गए हैं वो किस में संग्रहित है, का इनका जो ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्र रीति विवेचन आचार्य वामन के द्वारा किया गया है, इन इसके अंतर्गत लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं दोस्तों, शास्त्र में हम ये कह सकते हैं कि आज इन्होंने के माध्यम से कवि को कवि की आत्मा के रूप में प्रतिपादित करने, लेकिन इसलिए प्रतिस्थापित नहीं हो सकी कुछ कमियों के कारण, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि वामन के द्वारा जो योगदान दिया गया है वो बहुत मान्य रहा है, क्योंकि इनसे पूर्व जितने भी विद्वान थे उन्होंने और अलंकारों को एक दृष्टि दे रखी थी, जो किया गया गुणों के आधार पर ही रीति का विवेचन किया गया, और रीति जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो दो रीतियां बताई थी उसमें इन्होंने एक और रीति को पांचाली, साथ ही इन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया कि प्रादेशिकता किसी का आधार नहीं हो सकती, अपितु प्रयोग का आधार ही प्रयोग का आधार ही उसका अस्तित्व निर्धारित करती है। और इसी आधार पर उन्होंने इसको एक नवीन उद्भावना दे दी थी कि जो गौड़ रीति है तो बाद में गौड़ी माना गया, गौड़ी रीति, क्योंकि स्थान विशेष से संबंधित थी, लेकिन बाद में इन्होंने इसके अवधारणा को समाप्त करके और प्रयोग के आधार पर इसके प्रयोग के आधार पर किया। ठीक है, और साथ ही वामन ने जो है सूत्र शैली में अपनी रीति विशेषण को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे हैं, जो कि इनके काव्य अलंकार सूत्र में संग्रहित है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि वामन अर्थात आचार्य वामन जो है काव्य में योगदान रहा है। अब हम जो हमने जो दोस्तों आपको रीति बताई है तीनों, इसका हम यहाँ पर संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। ठीक है, रीति परिचय कि वैदर्भी रीति क्या है, कौन सा होता है, किस प्रकार का होता है और क्या इसके अंतर्गत होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैदर्भी रीति है। वैदर्भी रीति, जैसा कि मैंने आपको बताया, विदर्भ प्रदेश के विद्वानों के द्वारा प्रयोग में लाए जाने के कारण इस रीति के साथ क्या हुआ, वैदर्भी। तो वैदर्भी रीति क्या है देखते हैं। विदर्भ में प्रचलित रीति, विदर्भ जो देश था, ठीक है, स्थान के आधार पर जैसे कहा कि आचार्य वामन ने आदेश कर दिया था, तो विदर्भ देश में प्रचलित पहला पॉइंट किया जाता हमारा देश में प्रचलित, इसलिए वैदर्भी कहलाई। ठीक है, तो देखिए काव्य में सर्वोत्तम रीति, अगर काव्य में पूछी जाए कौन सी रीति सर्वश्रेष्ठ है, तो आपको ध्यान रखना तीनों रीतियों में सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम, तो सर्वश्रेष्ठ रीति मानी जाएगी वो मानी जाएगी वैदर्भी। ठीक है, काव्य में सर्वोत्तम, ध्यान रखना पॉइंट को, श्रेष्ठ रीति वो है वैदर्भी रीति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दंडी ने इससे श्लेष सम था, आचार्य दंडी ने से श्लेष समता। ठीक है, प्रसाद माधुर्य, प्रसाद माधुर्य, कुमारता। ठीक है, सुकुमारता, अर्थ व्यक्ति, अर्थ व्यक्ति, उदारता ओज, उदारता ओज, उदारता ओज, शांति और समाधि, क्या है, शांति और समाधि, समाधि आदि 10 गुणों से युक्त माना है, आदि 10 गुणों से युक्त माना है। गुणों के 3 है, लेकिन चूंकि दंडी जो है ये क्या माना है, कौन कौन से हैं, पहला श्लेष, समता, प्रसाद, माधुर्य, कुमारता, अर्थ व्यक्ति,
उदारता, ओज, कांति और समाधि, ये जो 10 गुण हैं, इन 10 गुणों से युक्त वैधर्वी माना, यानी वैधर्वी पर हम कह सकते हैं कि सर्वोत्तम है, क्योंकि इसमें इतने गुणों का जो समावेश है वो इस श्रेष्ठ बनाता है। नेक्स्ट देखिए, वामन भी इसे समग्र गुणों से युक्त माना, वामन भी इसे समग्र गुणों से युक्त समग्र मानते हैं। जैसे वीणा के स्वरों के ये इसे वीणा के समान मधुर और विलक्षण कांति से युक्त, विलक्षण क्रांति से युक्त मानते हैं। ठीक है, यानी क्या कहते हैं, वामन, जैसा कि दंडी ने इसका समर्थन किया, उसी प्रकार से वामन भी समग्र यानी सभी गुणों से मानते हैं। वे इसे वीणा के स्वरों के समान, जो वीणा के स्वर जो मधुर और विलक्षण ध्वनि है, ऐसी ही विलक्षण और शांति है वैधर्वी रीति से काव्य में परिलक्षित होती है, ऐसा वामन का मानना है। ठीक है, वामन का। नेक्स्ट देखिए, रुद्रट और राजशेखर ने इसे, रुद्रट और राजशेखर ने इसे और राजशेखर ने इसे समाश्रय शैली के रूप में स्वीकार किया है। समास रहित शैली के रूप क्या किया है, स्वीकार किया, यानी आचार्य विद्वान जो रुद्र रहे थे, जो राजशेखर थे, समाना समास रहित शैली के रूप में, जबकि अगर हम देखें तो मम्मट जो है समास युक्त शैली के रूप को मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने समास रहित शैली के रूप में किया है। नेक्स्ट देखिए, रुद्रट के अनुसार यह सुकुमार, रुद्रट के अनुसार यह डैश और कुमार और कोमल गुणों से युक्त होने के कारण और और कोमल गुणों से युक्त होने के कारण कोमल से युक्त होने के कारण, ठीक है, होने के कारण श्रृंगार, करुण और प्रेयस, क्या है, श्रृंगार, करुण और प्रेयस, प्रेयस आदि रसों के उपयुक्त है, आदि रसों के, यानी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भट्ट ने क्या माना है कि ये चूंकि सुकुमार और कोमल गुणों से या सुकुमार के व्यक्ति के माध्यम से है, तो इसी आधार पर उन्होंने क्या किया है कि श्रृंगार, श्रृंगार रस क्या होता है, सिर्फ प्रेम के व्यक्ति, करुण इसमें दया का भाव होता है, सुकुमारता का होता है, प्रेयस यानी प्रेम की जहाँ अभिव्यक्ति है, इन सभी के रसों के लिए उपयुक्त माना गया है वैधर्वी माना है। जैसे आप लोगों को कि कालिदास के द्वारा वैधर्वी रीति का ही, कालिदास की अगर हम कहीं प्रयोग किया, साथ ही कालिदास जिस रीति को सबसे ज्यादा पसंद की रीति रही है, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं कालिदास के काव्य में हम सुकुमारता का भाव, कोमल, श्रृंगार का, करुण और प्रेम का भाव जो काव्य के अंतर्गत, चाहे वो अभिज्ञान शाकुंतलम है या कोई और सा काव्य उसमें हम देखने को मिलते हैं, तो यहाँ उनका ये बेहतर है। तो रुद्रट ने भी इसी आधार पर ये माना है कि सुकुमार और कोमल की वैधर्वी रीति, और ये सबसे ज्यादा क्या होती है, ये होती है हमारे श्रृंगार, करुण बहुत ही गई है। ठीक है, राजशेखर ने इसे, राजशेखर ने इसे, ठीक है, इसे स्थानानुप्रास, स्थानानुप्रास
स्थानानुप्रास योग वृत्तियों से युक्त माना, योग वृत्ति से माना है, से युक्त माना है। ठीक है। यानी स्थानानुप्रास क्या है? स्थानानुप्रास यानी दोस्तों स्थान विशेष पर, एक स्थान विशेष पर अनुप्रास पे जब रचना की जाती है, एक ही स्थान विशेष पर एक ही वर्ण की जो अनुप्रास के माध्यम से रचना की जाती है, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाता है स्थानानुप्रास। ठीक है, तो इसका जो है इस से दार्शनिकों ने माना है कि ये स्थानानुप्रास और से युक्त है कौन सी? वैदर्भी रीति। ठीक है, योग वृत्ति यानी योग साधना के द्वारा जो चित्त की उदारता, पवित्रता, शुद्ध करती है। योग योग क्या करता है? हमारे चित्त को, हमारे हृदय को, हमारे शारीरिक क्या करता है? एक शुद्धि, एक पवित्रता प्रदान करता है। तो योग वृत्ति से युक्त माना है, किसको माना है? वैदर्भी रीति को, स्थानानुप्रास और योग वृत्ति से इसको युक्त माना है। ठीक है, उनके लिए भी इससे ने क्या माना कि ये योग वृत्ति है। ठीक है, कुंतक ने वैदर्भी को, आचार्य कुंतक, ठीक है, कुंतक ने वही है जिन्होंने वक्रोक्ति का प्रतिपादन किया, और वक्रोक्ति को जैसे आचार्य वामन है रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं, ऐसे आचार्य कुंतक वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा स्वीकार किया। कुंतक ने वैदर्भी को सुकुमार मार्ग के रूप में व्यक्त किया। मार्ग के रूप भी व्यक्त किया। ठीक है, भी व्यक्त है, यानी कुंतक ने भी इसे क्या माना है? सुकुमार मार्ग की अभिव्यक्ति का माध्यम माना है, किसको? वैदर्भी रीति। ठीक है, साहित्य दर्पण। नेक्स्ट देखिए, साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण ध्यान रखना आपको, ये साहित्य दर्पण ये है आचार्य विष्णु। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहेगा, बार बार मैं नहीं लिख, आपको ध्यान रखना है। साहित्य दर्पण आचार्य विष्णु। साहित्य दर्पण में इसे साहित्य दर्पण से, ठीक है, निम्न प्रकार से परिभाषित किया, से परिभाषित किया गया है वैदर्भी। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया है? आचार्य विष्णु। इसमें किया है साहित्य दर्पण के अंतर्गत। तो देखिए क्या क्या है? माधुर्य व्यंजक वर्णनी क्या है? माधुर्य व्यंजक वर्णनी, माधुर्य व्यंजक वर्णनी, रचना ललितात्मिका वर्णनी, रचना ललितात्मिका, आवृत्ति रन, आवृत्ति आवृत्ति कल्प, वृत्तिर्वा, आवृत्ति वृत्तिर्वा। ठीक है, वैदर्भी रीति दृश्यते, वैदर्भी रीति दृश्यते, यानी क्या कहा गया? माधुर्य व्यंजनों की, माधुर्य व्यंजक वर्णों की रचना। ठीक है, ललितात्मिका यानी जो ललित यानी सौंदर्य को बढ़ाने वाली है। माधुर्य क्या है? माधुर्य गुण की व्यंजना करने वाले वर्णों के द्वारा ललित आत्मिक यानी जो आती है। और साथ ही क्या है? आवृत्ति, आवृत्ति अल्प यानी जो आवृत्ति रहित है। ठीक है, वृत्ति रहित यानी समास रहित है, या आवृत्ति वाली रचना जो है, यानी जो आवृत्ति आवृत्तिर्वा यानी जो समास से रहित है, या जो अल्प वृत्ति वाली है, वो रीति क्या है? वो वैदिक रीति, यानी माधुर्य व्यंजक वर्णों से छोटे छोटे वाली जो है आवृत्ति रहित है, यानी समास रहित है, और वृत्ति अल्प वृत्ति वाले है, वो कौन सी है? वो वैदर्भी रीति है। ठीक है, अर्थात माधुर्य, यहाँ पे स्पष्ट लिख देते, अर्थात अर्थात माधुर्य उनकी व्यंजना करने वाले, माधुर्य की व्यंजना करने वाले, ठीक है, माधुर्य गुण की व्यंजना करने वाले वर्णों द्वारा
वृत्तिहीन, वृत्तिहीन यानी समास रहित। ठीक है, वृत्तिहीन यानी क्या है? समास रहित। ठीक है, समास रहित या अल्पवृत्ति वाली, या अल्पवृत्ति वाली, यानी यदि समास नहीं हो, यदि है भी तो वो छोटे छोटे, अल्पवृत्ति वाली। ठीक है, रचना क्या मानी है? वैदर्भी, रचना वैदर्भी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मादे गुण की व्यंजना करने वाले वर्णों द्वारा सुंदर जो रचना है, जो कैसी है? आवृत्ति यानी वृत्तिहीन है, या अल्पवृत्ति, जो अल्पवृत्ति वाली रचना है उसे क्या कहा गया? उसे वैदर्भी ही कहा गया है। और किसने कहा इस बात को? आचार्य विश्वनाथ से इसको किया गया है। यानी यहाँ पर वैदर्भी परिभाषित इसके माध्यम से किया गया है। तो दोस्तों ये तो हो जाती है हमारी वैदर्भी। तो आपको वैदर्भी कि जो वैदर्भी रीति है वो कैसी है? उत्तर प्रदेश में प्रचलित रही है, वो काव्य में सर्वोत्तम रीति है। भट्ट ने, मम्मट ने सभी इसको महत्व दिया है, साथ ही इसे माधुर्य गुणों से युक्त माना है। अब चूंकि इसके द्वारा दंडी ने तो 10 गुणों से युक्त माना है, और समग्र गुणों से युक्त आचार्य वामन ने भी रीति माना है, चूंकि इसमें सुकुमारता है, कोमलता है, प्रसाद है, माधुर्य, सभी गुणों की समाविष्टि में वैदर्भी रीति के कारण सभी रीतियों में इस रीति को श्रेष्ठ माना गया है। और आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण के माध्यम से इस रीति का क्या है, उसको क्या है कि क्या है, जो माधुर्य, माधुर्य गुण है, तो वर्ण कैसे? माधुर्य के माध्यम से वर्णों की अभिव्यक्ति होती है। जो अल्परहित, जो वृत्तिहीन है, यानी जो समास रहित है, या अल्पवृत्ति वाली रचना जो है, सुंदर रचना है, वैदर्भी रीति है। तो ये हो जाती है दोस्तों हमारी वैदर्भी रीति। अब जो हमारी दूसरी रीति वस्तु गौड़ी और पांचाल रीति पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। ठीक है।